बेटा क्लास 9th में आप लोगों ने एक चीज सीखा था, यदि थोड़ा सा सॉल्यूशंस की बात करें तो पार्टिकल के साइज के बेस पर 3 पार्ट में क्लासिफाई कर सकते थे। एक ट्रू सॉल्यूशन, एक सस्पेंशन और एक इंटरमीडिएट पार्टिकल साइज होता है जिसे हम कोलाइड बोलते थे। याद है कि थोड़ा सा कुछ याद आया बेटा? हाँ सर। यस सर। तो जब पार्टिकल साइज बहुत स्मॉल होता है उसे बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशन, जब बहुत ज्यादा लार्ज होता है तो उसे बोलते हैं सस्पेंशन, जब इंटरमीडिएट तो उसे हम क्या बोलते हैं, कोलॉइड्स बोलते हैं क्या? यस सर। ठीक है, तो हमें इसी के बारे में पढ़ना है, कोलॉइड्स के बारे में। पार्टिकल साइज हमने क्लास 9th में क्या सीखा था जरा बता रहा हूँ। ट्रू सॉल्यूशन का पार्टिकल का साइज क्या होता है, 1 नैनोमीटर से स्मॉल होता है, ये सीखा था ना। और सस्पेंशन में हमने सीखा था कि Yes, sir. पार्टिकल का साइज क्या होता है, सस्पेंशन पार्टिकल का साइज सीखा था हमने कि मोर देन 100 नैनोमीटर, यही सीखा था क्या? हाँ सर। यस सर। और कोलॉइड्स में क्या सीखा था कि 1 नैनोमीटर से लेके कहाँ तक जाएगा बेटा आपका, 100 नैनोमीटर तक जाएगा क्या? यस सर। ठीक। लेकिन यहाँ पर क्लास 12th में थोड़ा सा डिफरेंस है, ध्यान रखना कि जो इन लोगों ने कोलॉइड्स को सपोज किया, कोलॉइड्स का रेंज 100 नैनोमीटर न सपोज करके कोलॉइड का रेंज सपोज किया 1000 नैनोमीटर तक। 1000 नैनोमीटर से बड़ा साइज होगा तो पार्टिकल क्या होगा, सस्पेंशन में जाएगा। क्लियर है क्या? यस सर। तो थोड़ा सा डेटा चेंज है, यदि 1 नैनोमीटर से स्मॉल है देन आपका ट्रू सॉल्यूशन, और 1000 नैनोमीटर से बड़ा है देन आपका सस्पेंशन, और उनके बीच में देन आपका क्या हो जाएगा, कोलाइड हो जाएगा। क्लियर? यस सर। चलो ठीक, तो हम जरा एक बार स्टार्ट करते हैं बेटा, पढ़ते हैं क्या। कोलाइडल स्टेट ऑफ मैटर इज अ स्टेट इन विच द साइज ऑफ द पार्टिकल इज सच, कहां से 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर, दैट they can pass through a filter paper but not through animal or vegetable membrane। इसका मतलब क्या है कि जो आपके पास सपोज करो कोई कोलाइडल सॉल्यूशन है, सोप सॉल्यूशन आपका कोलाइडल सॉल्यूशन होता है क्या बेटा? अरे सोप सॉल्यूशन कोलाइडल सॉल्यूशन होता है? यस सर। उसी की बात कर रहे हैं आप। तो आपका जो सोप सॉल्यूशन है ये कोलाइडल सॉल्यूशन है। अब इसको आप यहाँ पर एक फिल्टर पेपर रखो और फिल्टर पेपर से बोलो आपकी पास करा, तो सब कुछ पास हो जाएगा। आपका सोप के पार्टिकल भी पास हो जाएंगे और वाटर के पार्टिकल भी पास हो जाएंगे। ठीक, यदि आप फिल्टर पेपर से पास कराना रखना, लेकिन यहीं पर आप फिल्टर पेपर की जगह एनिमल या वेजिटेबल मेम्ब्रेन ले लें, तब क्या होगा बेटा, आपके जो सोप के पार्टिकल्स हैं, सोप के पार्टिकल्स ऊपर रह जाएंगे रेसिडुअल के फॉर्म में, और वाटर कहाँ चला जाएगा आपका, नीचे चला जाएगा। क्लियर क्या? यस सर। तो आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं बेटा कि कोलाइड्स वो स्टेट है जहां पर सब्सटेंस के पार्टिकल फिल्टर पेपर से तो पास हो जाएंगे, लेकिन यदि उन्हीं पार्टिकल्स को आप पास करें क्या बोलते हैं, एनिमल मेम्ब्रेन से या फिर वेजिटेबल मेम्ब्रेन से, देन सब्सटेंस के पार्टिकल पास नहीं होगा। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। फिर से एक बार डेफिनेशन रीड कर दे रहा बेटा। Colloidal state of matter is a state in which the size of the particle is such that they can pass through a filter paper but not through animal or vegetable membrane। अच्छा, एक और चीज आपने क्लास 9th में सीखी होगी कि जो कोलॉइड से देखने में आपको होमोजीनियस लगते हैं क्या? हाँ सर। आप सोप सॉल्यूशन, अच्छा मिल्क भी बेटा कोलॉइड का एग्जांपल है क्या? हाँ सर। यस सर। वो आपको होमोजीनियस दिखता है, हेट्रोजीनियस दिखता है? होमोजेनियस। होमोजीनियस। तो जो भी आपके कोलॉइड्स हैं आपको देखने से लगेगा कि वो होमोजीनियस है, बट एक्चुअल में वो क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। क्लियर है क्या? यस सर। आगे ही लिखा हुआ बेटा, a collide appears to be homogeneous but actually it is a heterogeneous mixture। clear? यस सर। चलो, अब जैसे आपका कोई भी ट्रू सॉल्यूशन होता है, आपको मान लो सॉल्यूशन है और
ट्रू सॉल्यूशन, तो ट्रू सॉल्यूशन में आप दो टर्म यूज करते हैं, सॉल्यूट और दूसरा टर्म क्या यूज करते हैं बेटा, सॉल्वेंट, है ना। सर। तो कोलाइड्स के केस में आप सॉल्यूट सॉल्वेंट ना यूज करके, सॉल्यूट को आप बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेज डीपी, और सॉल्वेंट को बोलते हैं आप डिस्पर्जन मीडियम। बाकी सब वही है। फिजिकल स्टेट के बेस पर आप चेक करोगे, जिससे फिजिकल स्टेट मैच कर जाएगा वो आपका होगा डिस्पर्जन मीडियम, और जिससे मैच नहीं करेगा वो डिस्पर्स्ड फेज होगा। समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ? जैसे हम बोले कि ए और बी से आपका एक कोलाइड बन रहा है। अब कोलॉइड का फिजिकल स्टेट मान लो लिक्विड है, और बी का फिजिकल स्टेट लिक्विड और ए का सॉलिड है, यानी ये क्या हो जाएगा आपका डिस्पर्जन मीडियम Dispersion medium. या डिस्पर्स फेज। समझो बस वही है, सॉल्यूट के यहाँ पर डिस्पर्स फेज बोलते हैं, सॉल्वेंट के यहाँ पर डिस्पर्जन मीडियम बोलते हैं। समझ गए क्या? हाँ Yes, सर। sir. तो वही डेफिनेशन देखते हैं एक बार। जस्ट एज इन ट्रू सॉल्यूशन the substance dissolved is called the solute and the medium in which it is dissolved is called the solvent। ये तो आपको पता है। Similarly, in a colloidal system, the term solute and solvent are replaced by the term dispersed phase and dispersion medium respectively. Thus, dispersed phase means the substance distributed in the dispersion medium in the form of colloidal particles। जैसे हम बात करें soap solution, ये वाटर है, वाटर में आप जैसे ही सोप मिक्स करेंगे या डिटर्जेंट मिक्स करेंगे, तो सोप के या डिटर्जेंट के पार्टिकल्स पूरे वाटर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे क्या? Yes, sir. मिसेल फॉर्म करते हैं, मिसेल याद है 10th में सीखा था हमने, और नहीं हाँ सीखा तो सर। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे फिर से Yes. डिस्कस करेंगे मिसेल कैसे बनता है। तो ये सोप के पार्टिकल, तो सोप के पार्टिकल पूरे वाटर में डिस्ट्रीब्यूट है, देन वाटर क्या आपका डिस्पर्जन मीडियम, सोप क्या आपका डिस्पर्स्ड फेज। ठीक, तो thus dispersed phase means the substance distributed in the dispersion medium in the form of colloidal particles, and the dispersion medium means the medium in which the substance is dispersed in the form of colloidal particles। कोई दिक्कत इसमें? No, sir. नो हो सर। सकता है आपको डेफिनेशन बड़ा लेंथी चलेगा, लेकिन सिंपल से मैं वन वर्ड बोल रहा हूँ आपको। जो सॉल्यूट आप जिसको ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं उसी को यहाँ पर डिस्पर्स्ड फेज बोलते हैं, और जो आपका वहां पर आप सॉल्वेंट बोलते हैं वहीं पर इसको डिस्पर्जन मीडियम बोलते हैं। इजी लैंग्वेज, क्लियर? यस सर। Yes, sir. चलो आगे बढ़ते हैं जरा। Yes. उसके बाद है बेटा आपका ट्रू सॉल्यूशन और कोलाइड्स एंड सस्पेंशन में डिफरेंस। तो इसको जरा समझते हैं। यहाँ पर जो टेबल मैंने उठाया बेटा नेट से उठाया, तो इसमें थोड़ा सा हल्का से मिसप्रिंट है। पहला पॉइंट साइज के रिगार्डिंग, तो साइज ऑफ पार्टिकल इज लेस देन 1 नैनोमीटर, तो ट्रू सॉल्यूशन में कोई दिक्कत इसमें बेटा? नो सर। No, sir. 1 नैनोमीटर से स्मॉल होगा। जो कोलाइड का रेंज है वो 1 नैनोमीटर से यहाँ पर 100 लिखा है, तो इसको 1000 कर लेना, बस इतना दाना। क्लियर है क्या? Yes, sir. ये एक बार एनसीईआरटी में मैंने चेक किया है कि 1000 ही है, लेकिन हो सकता है कि नए बुक में हो सकता है चेंज हो, तो एक बार चेक कर लेना आप जरा एनसीईआरटी में 1000 है। ठीक है, क्लियर है क्या बोल रहा हूँ मैं? हाँ सर। एक बार साइज Yes, चेक कर sir. लेना थोड़ा सा। और फिर सस्पेंशन का साइज क्या होगा बेटा? 1000 नैनोमीटर से बड़ा क्या? Yes, sir. ठीक। हाँ, अब सर। दूसरा प्रॉपर्टी बेटा फिल्टरेबिलिटी, तो ये तो आपका ट्रू सॉल्यूशन फिल्टर पेपर और वेजिटेबल मेम्ब्रेन से निकल जाएगा, लेकिन कोलाइड की बात करें हम, तो अभी जस्ट हमने सीखा फिल्टर पेपर से तो निकल जाएगा, लेकिन वेजिटेबल या एनिमल मेम्ब्रेन से नहीं निकलेगा। क्लियर? Yes, sir. हाँ सर। ये जो आपका कोलाइड है किसी से नहीं, सॉरी सस्पेंशन किसी नहीं निकलेगा। सस्पेंशन के एग्जांपल समझते हो ना, जैसे आप सैंड को वाटर में डाल दो, हाँ जो सर। आपकी बालू है, बालू Yes, को sir. वाटर में डाल दो आप, वो बन जाएगा सस्पेंशन। समझ गए ना क्या करूं मैं? Yes, sir. फिल्टरेबिलिटी क्या है? ट्रू सॉल्यूशंस दोनों से पास हो जाएगा, ये फिल्टर पेपर से पास होगा, लेकिन क्या बोलते हैं उससे एनिमल और वेजिटेबल मेम्ब्रेन से पास नहीं होगा, और ये दोनों से ही पास नहीं होगा। क्लियर है क्या? यस सर। अगला सेटलिंग। सेटलिंग का मतलब है कि आप कुछ देर के लिए छोड़ दो, डिस्टर्ब नहीं करो, देन पार्टिकल सेटल होते हैं नहीं। तो ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल कभी सेटल होते हैं, जैसे आपने शुगर सॉल्यूशन बना लिया, उसको आप छोड़ दो, तो शुगर के पार्टिकल नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे क्या? नो सर। No, sir. ऐसा होता है क्या?
कोई सा भी ट्रू सॉल्यूशन ले लो बेटा, उसके पार्टिकल सेटल होते हैं क्या? अब 4 दिन रख रहे हो, 4 दिन रख रहे हो, 6 No, दिन sir. रख रहे हो। अब सेम कोलाइड के साथ होता है। जैसे हम बात करें मिल्क, मिल्क किससे मिलके बनता है बेटा? फैट और प्रोटीन से मिलके बनता है, और ये किसमें डिसॉल्व रहते हैं? वाटर में। तो यदि आप मिल्क को रख दो तो फैट, प्रोटीन और वाटर सेपरेट होते हैं क्या? नो No, सर। sir. लेकिन आप इनको सेपरेट कर सकते हैं। सेपरेट तो आप फिर ट्रू सॉल्यूशन को भी कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं सेपरेट? सेंट्रीफ्यूगेशन वाला प्रोसेस याद है थोड़ा सा? हाँ सर। Yes, sir. सेंट्रीफ्यूगेशन होता है क्या है? दिक्कत तो बता रहा हूँ। एक बेटा आपके पास ऐसे ट्यूब होता है, उसमें जो भी आपका कोलाइड है उसको लेते हैं और बहुत हाई स्पीड से इसको रोटेट करते हैं। और इसका थोड़ा सा 9th में यूज था कि Yes, sir. बेटा ब्लड की टेस्ट के लिए हम यही मेथड यूज करते हैं, प्लाज्मा सेपरेट करने के लिए और मिल्क से क्रीम निकालने के लिए। याद है थोड़ा सा, जो डेयरी में होता है? यस सर। तो सेंट्रीफ्यूगेशन सिंपल मतलब क्या? देखो ग्रेविटी सेपरेशन है। सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब एक ट्यूब आपको लेना है ऐसे और इसको बहुत तेजी से राउंड में घुमाना है ऐसे। तो जो पार्टिकल हैवी होंगे नीचे चले जाएंगे, जो लाइट होंगे ऊपर आ जाएंगे। अरे यार एक मिनट, ये तो बहुत अच्छा Yes, एग्जाम्पल sir. हो। क्या बोलते हैं, मट्ठा देखा आप लोगों ने? मट्ठा बनता हुआ, Yes, sir. दही से जो मट्ठा बनता है उसमें देखो जो आपका वो होता है ना बटर टाइप, फ्लोट करने लगता है बहुत तेजी से, तो रोटेट ही करते हैं उसको हम। हाँ सर। तो वो साइंटिफिकेशन के एग्जाम्पल है। क्लियर है क्या? यस सर। Yes, sir. और जो आपके सस्पेंशन किया तो उसको तो आप कुछ नहीं करो तो अपने आप ही सेटल डाउन जाएगा। थोड़ी देर के लिए डिस्टर्ब नहीं करो आप। सपोज करो आपने चॉप वाटर में डाल दी पाउडर के फॉर्म में, आप उसको बहुत तेजी से सेक कर दो तो मिक्स हो जाएगी। लेकिन उसको आप 10 मिनट 15 मिनट के लिए आप रख के छोड़ दोगे तो चॉप के पार्टिकल नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे क्या? Yes, sir. Yes. हाँ सर। आगे बात करते हैं विजिबिलिटी के। तो जो आपका ट्रू सॉल्यूशन है, ट्रू सॉल्यूशन जैसे आपने वाटर में शुगर डाला तो शुगर के पार्टिकल दिखते हैं क्या आपको? नो सर। अब ये नहीं कि शुगर डिजोल्व नहीं हुआ, तब तो आपको दिखेंगे जब शुगर आपकी डिजोल्व हो जाए, उसके बाद बात कर रहे हैं हम। नहीं दिखी. ठीक। अब कोलाइड्स की बात करें, जैसे आपका क्या बोलते हैं वाटर में आपका पड़ा हुआ है फैट और जो भी प्रोटीन आपको दिखता है कहाँ पड़ा हुआ है फैट प्रोटीन? नो सर। No, sir. लेकिन इसमें आपको यदि इफेक्ट आइडिया हो, टिंडल इफेक्ट याद है थोड़ा सा? लाइट का हाँ पाथ सर। विजिबल होता है जब हम टॉर्च डालते हैं यहाँ से, कोलाइड से लाइट का पाथ ऐसे विजिबल होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। Yes, sir. तो कोलाइड्स को तो आप नहीं देख सकते कोलाइड के पार्टिकल को, लेकिन फिर जब आप उससे लाइट स्कैटर हो तो उसको हम देख सकते हैं, जिसे हम टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। तो लिखा हुआ पार्टिकल्स आर इनविजिबल टू द नेक्ड आई बट देयर स्कैटरिंग इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व्ड विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप। क्लियर? Yes, sir. एक चीज बताओ, कभी ऐसा आप लोगों ने साथ देखा होगा या हो सकता है फिजिक्स में पढ़ा हो कि जब आप कभी हॉल में जाते हैं, मूवी हॉल में, तो जो प्रोजेक्टर का लाइट निकलता है उसका आपको पाथ दिखता है कि ये प्रोजेक्टर से लाइट आ रही है, पर ये स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, दिखता है आपको? हाँ सर। तो ये लाइट का पाथ क्यों दिखता है प्रोजेक्टर से? मान लो ये प्रोजेक्टर है आपका, लाइट का पाथ क्यों दिखता है आपको? क्योंकि यहाँ एयर पर में डस्ट के पार्टिकल। एयर में डस्ट के पार्टिकल होते हैं, वो कोलाइड्स फॉर्म करते हैं और वो डस्ट के पार्टिकल लाइट बीम को स्कैटर कर देते हैं। क्लियर है? हाँ सर। समझ गए बेटा मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ सर। चलो ठीक, आगे बढ़ो। पार्टिकल्स आर विजिबल टू द नेक्ड आई। आपके पास यदि सस्पेंशन है तो उसके पार्टिकल्स तो आपको ऐसे दिख जाएंगे। यदि आप चौक डाल रहे हो वाटर में तो आपको दिख जाएगा, उसमें तो कोई नहीं। समझ के छोड़ दो इसे। सेपरेशन की बात करें, द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय ऑर्डिनरी फिल्ट्रेशन और बाय अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो आप सॉल्यूट सॉल्वेंट को फिल्ट्रेशन से सेपरेट कर सकते हैं क्या? नो सर। फिल्ट्रेशन से अलग कर सकते हो क्या भाई? शुगर और वाटर का मिक्सचर अलग कर सकते हो फिल्ट्रेशन से? नो सर। अच्छा, फिर आपको डाउट आ सकता है कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या? देखो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बता रहा हूँ होता क्या है। ये आपके पास मान लो फिल्टर पेपर है, फिल्टर पेपर का पोर का साइज थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है?
ये मान लो थोड़ी देर के लिए आपका ये आपका एनिमल और वेजिटेबल मेम्ब्रेन है। वो सॉल्यूशन का पार्टिकल का साइज बहुत स्मॉल होता है क्या? Yes, sir. हाँ सर। मान लो ट्रू सॉल्यूशन है, तब इसको आप पास कराओगे तो फिल्टर पेपर से भी निकल जाएगा और एनिमल और वेजिटेबल मेम्ब्रेन दोनों से निकल जाएगा क्या? हाँ सर। इसमें Yes, नहीं sir. फंसेगा, दोनों से पास हो जाएगा। ठीक, अब जरा बात करते हैं कोलाइड्स की। जो कोलाइड्स हैं, कोलाइड्स में पार्टिकल का साइज थोड़ा सा बढ़ेगा ट्रू सॉल्यूशन के Yes, sir. कंपैरिजन में। थोड़ा सा इतना बढ़ जाएगा कि इसमें वो पास नहीं हो पाएगा, फंस जाएगा, लेकिन यहाँ से तो अभी भी पास हो सकता है Yes, sir. है ना। अब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होता है? तो देखो होता क्या है बेटा, जो फिल्टर पेपर है, फिल्टर पेपर की पोर का साइज आपका बड़ा होता है, तो जिससे क्या होगा, आपका कोलाइड के पार्टिकल निकल जाएंगे और सब पार्टिकल निकल जाएंगे। अब हम करेंगे क्या, सस्पेंशन को छोड़ के इसकी पोर का साइज स्मॉल करेंगे। अब पोर की साइज हम स्मॉल कैसे कर सकते हैं? इसकी पोर का साइज कुछ रिड्यूस कर दे हम। अब रिड्यूस करने के लिए कुछ, सपोज करो आपके पास एक हल्का सा क्ले है, सपोज करो फॉर एग्जांपल क्ले है, और क्ले को आप इसके ऊपर डाल लें एकदम क्ले का पेस्ट बना के, तो कुछ क्ले के पार्टिकल्स इन पोर्स को ब्लॉक कर लेंगे, जिससे पोर्स का साइज स्मॉल होना स्टार्ट हो जाएगा क्या? हाँ सर। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, क्ले नहीं डालते इसमें, कोलाइडियन सॉल्यूशन डालते हैं साथ नाइट्रोसेलुलोज का किसी चीज का, तो वो करता क्या है कि पोर्स में कहीं कहीं डिपॉजिट होने हो जाता है, जिससे पोर की साइज क्या हो जाती है, स्मॉल हो जाती है। तो फिर जो फिल्टर पेपर मिलता है उसे बोलते हैं हम अल्ट्रा फिल्टर पेपर। इस चैप्टर में आगे है, डिस्कस करेंगे उसको। अल्ट्रा फिल्टर पेपर में करना है क्या, आपको कुछ ऐसे एक सॉल्यूशन यहाँ पर लगाना जिससे इसकी पोर की साइज क्या हो जाए, स्मॉल हो जाए। समझ गए क्या बोल रहा हूँ मैं? Yes, sir. ऐसा कुछ सॉल्यूशन होता है सर, कोलाइडियन सॉल्यूशन है, किसका भी एग्जैक्टली नेम मुझे याद नहीं आ रहा, बट वो लगाएंगे पेस्ट के फॉर्म में, वो फिर उसको हार्ड होने देंगे तो थोड़ा पोर का साइज स्मॉल कर देगा। अच्छा, फिर भी ट्रू सॉल्यूशन का तो पार्टिकल का साइज इतना स्मॉल है कि अभी भी निकल जाएगा इससे, Yes, sir. लेकिन कोलाइड का पार्टिकल क्या होगा, अब इसमें निकल नहीं पाएगा, अब इसमें फंसना स्टार्ट हो जाएगा। तो यदि आपके पास अल्ट्रा फिल्टर पेपर है, देन उससे आपका ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल तो निकल जाएंगे, लेकिन कोलाइड्स के पार्टिकल उससे सेपरेट नहीं होते हैं। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अल्ट्रा फिल्टर पेपर क्या, आपका जो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर है उसकी पोर की साइज आपको रिड्यूस करनी है, कोई एक सॉल्यूशन अप्लाई करके, ठीक है? Yes, Yes, sir. sir. So the solute and solvent cannot be separated by ordinary filtration or by ultrafiltration. अब कोलाइड की बात करते हैं। The solute and solvent can be separated by ordinary filtration, but can be separated by ultrafiltration. मतलब यदि आपके पास ordinary filter paper उससे आप separate नहीं कर सकते हैं, and यदि आपके पास ultra filter paper उससे आप separate कर सकते हैं। सही है क्या? Sir, statement repeat कर दीजिए. The solute and solvent cannot be separated by ordinary filtration. यदि आपके पास नॉर्मल फिल्टर पेपर है, then उससे आप solute and solvent नहीं निकाल सकते। कोलाइड की बात कर रहे हैं, Yes, sir. तो दोनों पास कर जाएंगे। यदि ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर है, जहाँ से कोलाइड भी निकल जाएगा ना नीचे, Yes, sir. तो कैसे सेपरेट हो? लेकिन आप अल्ट्रा फिल्टर पेपर ले लें, तो अल्ट्रा फिल्टर पेपर लेंगे तो कोलाइड का पार्टिकल फंस जाएगा, लेकिन जो आपका सॉल्वेंट वो निकल जाएगा, Yes, फिर तो sir. सेपरेट कर सकते हैं आप। समझ गए? Yes, sir. ठीक। The solute and solvent can be separated by ordinary filtration. यदि आपके पास सस्पेंशन है, देन उसको तो आप ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से ही सेपरेट कर सकते हैं क्या? Yes, sir. ठीक। आप देखो जरा डिफ्यूजन की बात करें तो सबसे छोटा पार्टिकल किसका है बेटा? ट्रू सॉल्यूशन का। जितना पार्टिकल साइज उतने तेजी से डिफ्यूज होता है क्या? हाँ सर। डिफ्यूजन, यदि आपको आइडिया, डिफ्यूजन क्या, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स है। यदि पार्टिकल के पास एनर्जी ज्यादा, पार्टिकल का साइज छोटा, तो जल्दी तेजी से डिफ्यूज होगा वो। Yes, sir. Yes, sir. तो सबसे छोटा ट्रू सॉल्यूशन का, तो उसमें डिफ्यूजन फास्ट होगा। कोलाइड का थोड़ा सा बढ़ जाएगा तो डिफ्यूजन स्लो होगा। अब आपका सस्पेंशन है, उसका पार्टिकल साइज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो मूव करने की टेंडेंसी बहुत कम हो जाएगी, तो बहुत जल्दी डिफ्यूज नहीं होगा।
क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो ये था टेबल, एक बार टेबल जरा आप Sir? लोग देख। हाँ जो कोलाइडल सॉल्यूशन है उसमें सोल्यूट सॉल्वेंट को एनिमल और वेजिटेबल मेम्ब्रेन्स भी सेपरेट कर सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल कर सकते हो बेटा, एनिमल मेम्ब्रेन से कर सकते हो, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से कर सकते हो, दोनों से कर सकते हो। Yes, sir. ये टेबल एक बार जल्दी से देख लो, यदि किसी को दिक्कत है पूछ लो मुझसे बेटा। थोड़ा सा एक और प्रॉपर्टी है इसमें, है नहीं टेबल में, अपनी बुक में दे रही है, अपीयरेंस की बात करें थोड़ा उसको भी समझ लेते हैं। तो जो ट्रू सॉल्यूशन होते हैं, ये ट्रू सॉल्यूशन है, कोलाइड है, सस्पेंस है। तो ट्रू सॉल्यूशन क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट होते हैं क्या बेटा? जैसे आप शुगर को वाटर में डालो तो क्लियर और ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन मिलेगा क्या? Yes. और जो आपका Yes, sir. कोलाइड होता है वो थोड़ा सा क्या होता है, ट्रांसल्यूसेंट होता है। ट्रांसल्यूसेंट मतलब हल्का सा धुंधला धुंधला दिखेगा आपको। एग्जाम्पल में बता रहा हूँ बेटा, जैसे आप वाटर में सोप डालते हैं तो हल्का सा ब्लर टाइप दिखने लगता है, हल्का सा व्हाइटनेस आता है। हाँ सर। Yes, sir. तो ये ट्रांसल्यूसेंट होगा, और जो आपका ये सॉल्यूशन है ओपेक होगा, इससे कुछ दिखेगा ही ना आपको। तो ये और थोड़ा सा नोट करना चाहो तो नोट कर लेना। अपीयरेंस में जो आपका ट्रू सॉल्यूशन है क्लियर ट्रांसपेरेंट दिखेगा आपको, जो कोलाइड है आपको ट्रांसल्यूसेंट दिखेगा, और जो आपका सस्पेंशन ओपेक दिखेगा। अब ये सारे प्रॉपर्टी यदि किसी में दिक्कत हो तो पूछ लो। No, sir. हटा दूं सॉरी हटा दूं फिर इसे मैं? Yes, sir. चलो ठीक। उसके बाद बेटा आपका क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स। तो कोलाइड्स को आप तीन तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम का फिजिकल स्टेट की बेस पर। जैसे आपने सॉल्यूशन को क्लासिफाई किया था 9 टाइप में, याद है थोड़ा सा? यहाँ लिखते थे आप सॉल्यूट, यहाँ लिखते थे आप सॉल्वेंट। तो आप सॉलिड को लिक्विड में डाल दो, आप गैस को लिक्विड में डाल दो, आप लिक्विड को लिक्विड में डाल दो। समझ के कैसे बोल रहा हूँ 9 टाइप का मैं? हाँ सर। Yes, sir. जो सॉल्यूशन है आपका ट्रू सॉल्यूशन 9 टाइप का होता था। आपके आपके सॉल्वेंट है लिक्विड, आपने एक बार सॉलिड डाल, एक बार गैस डाल, एक बार लिक्विड डाल। आप थोड़ा चेंज कर दो, यहाँ पर सॉलिड कर दो, सॉलिड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड। तो इसी तरीके से बेटा आपका जो कोलाइड है वो 9 टाइप का नहीं होता, वो कितने टाइप का होता है बेटा? 8 टाइप का। देखो उसका रीजन क्या है, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड 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 सॉलिड 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 गैस गैस। तो जो लास्ट बचता आपका गैस इन गैस। यदि आप जब किसी भी गैस को किसी दूसरे गैस में मिक्स करोगे तो वो कोलाइड कभी नहीं बनाएगा, क्योंकि वैसे गैस जो क्या हमेशा होमोजीनियसली मिक्स हो जाएंगे। क्या कोई से भी गैस को मिक्स कर लो आप, Yes, sir. यस सर। तो जब आप गैस और गैस को मिक्स कराएंगे तो होमोजीनियसली मिक्स हो जाएंगे, तो वो क्या बना ले जाएंगे? ट्रू सॉल्यूशन। तो आपका वैसे कोलाइड होना चाहिए था 9 तरीके का, लेकिन जब आप गैस को गैस में मिक्स करते हैं तो ट्रू सॉल्यूशन बन जाता है, कोलाइड नहीं बनता। इसलिए कोलाइड कितने टाइप का होगा आपका? 8 टाइप का होगा। क्लियर है क्या? Yes, sir. पहला है बेटा बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। डिपेंडिंग अपॉन फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, 8 टाइप ऑफ कोलाइडल सिस्टम आर पॉसिबल। A gas mixed with another gas form a homogeneous mixture and not a colloidal system. अब ये आपके पास टेबल है, इसको आपको लर्न करना, और इसको लर्न ही करना, ध्यान रखना। ये नहीं कि हमने छोड़ दिए, इसके एग्जांपल्स आते हैं, ध्यान रखना है। जो शुरुआत में ऑप्शनल क्वेश्चन आता है उसमें आ जाता है कि पेंट्स क्या है, किस टाइप का कोलाइड है, सॉलिड का लिक्विड में, लिक्विड का सॉलिड में, गैस का लिक्विड में, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। समझ गए क्या बोल रहा हूँ मैं? हाँ सर। Yes, sir. तो जितने भी एग्जाम्पल लिखे सारे लर्न करने, छोड़ दे रहा हूँ इसे फिर मैं? Yes, sir. चलो आगे आ जाओ। अच्छा उसके बाद थोड़ा सा, अच्छा इनके नेम भी ध्यान रखना। जैसे आपका गैस को आप लिक्विड में डाल दो देन फोम नेम होता है, तो ये स्पेशल नेम भी बोल देते हैं वो कभी कभार कि एरोसोल क्या है, इमल्सन क्या है, जेल क्या है। तो ये नेम भी ध्यान रखने। क्लियर?
हाँ सर। Yes, sir. अब जो डिस्पर्जन मीडियम है उनके बेस पे कभी अगर हम कोलाइडल सोल्स के नेम दे देते हैं, यदि आपका डिस्पर्जन मीडियम वाटर है तो सोल को आप क्या बोलेंगे, या कोलाइडल सिस्टम को क्या बोलेंगे आप, एक्वा सोल है बेटा आपका, या फिर क्या आपका हाइड्रोसोल है। क्लियर है क्या? Yes, sir. और यदि आपका डिस्पर्जन मीडियम अल्कोहल है तो बोलेंगे अल्कोसोल, बेंजीन तो बेंजोसोल, गैस होता है एरोसोल। क्लियर? छोड़ो इसे, Yes, यस sir. सर। चलो आगे आ जाओ। उसके बाद आपका दूसरे तरीके का क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। ये जरा समझते हैं क्या। आपका मान लो यहाँ पर वाटर है, देन वाटर आपका क्या है, डिस्पर्जन मीडियम है, और आप इसमें सोप मिला रहे हैं तो सोप क्या आपका डिस्पर्स्ड फेज है। यदि सोप और वाटर में इंटरेक्शन हो गए, आपने जो डिस्पर्जन में सॉरी डिस्पर्स्ड फेज डाला और ये क्या वाटर आपका डिस्पर्जन मीडियम, यदि आपका डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम में इंटरेक्शन हो रहे हैं, आपस में मिक्स हो रहे हैं, देन वो आपका क्या होगा, लायोफिलिक होगा। क्या होगा बेटा, लायोफिलिक। अच्छा सोप वाटर के साथ इंटरेक्ट करता है क्या? Yes, sir. हाँ सर। कुछ हद तक तो इंटरेक्ट करता है ना, वो चार्जेस की वजह से। लेकिन कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जब आप उनको मतलब डिस्पर्जन मीडियम में डालेंगे तो इंटरेक्शन ही नहीं शो करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, इसमें ऑयल डाल दो, डिस्पर्स्ड फेज, ऑयल वाटर के साथ इंटरेक्शन शो करेगा? नो सर। तो इस टाइप के जो कोलाइड बनते हैं उसे बोलते हैं हम लायो। वो भी कुछ डाउट है बेटा साहिल? सर कुछ डाउट सर है? मैं ये कह रहा था कि ये सर सर एक बार बता दीजिए अभी क्या कीजिए पूरे नेट की वजह से बिल्कुल समझ में नहीं आया थोड़ी। ठीक ठीक यहाँ तो बता दीजिए जब आपने ठीक लाइव फ्लिक बताया था लाइव फ्लिक उसके ठीक है, बाद रिपीट कर दो बेटा, मैं बोल रहा हूँ आपको। जैसे आपने डिस्पर्स्ड फेज डाला डिस्पर्जन मीडियम में, उनके बीच में इंटरेक्शन हो गए, मतलब वो आपस में मिक्स हो गए। इंटरेक्शन का मतलब आपस में मिसबल है, मिक्स हो गए, देन आपका वो क्या है बेटा, लायोफिलिक। आपने डिस्पर्स्ड फेज डाला डिस्पर्जन मीडियम में, बट उसमें इंटरेक्शन ही नहीं हो रहे हैं, मिक्स ही नहीं हो रहे हैं वो, देन आपका क्या होगा बेटा, मिक्स नहीं हो रहे वो, देन आपको क्या होगा, लायोफिलिक होगा। क्लियर बेटा? साहिल ये सर हो गया। ठीक। तो यदि इंटरेक्शन हो, देखो नॉर्मल बोल रहा हूँ, सॉल्यूट सॉल्वेंट में इंटरेक्शन, देन वो आपका लायोफिलिक, और इंटरेक्शन ही तो लायोफोबिक। आप फोबिक को तो मतलब समझते नहीं, तो फोबिया किसी चीज से होता है, फोबिया हाँ सर। किसी चीज को Yes, sir. हाइड्रोफोबिया होता है तो वाटर से डर लगता है, उसी तरह फोबिक मींस आपस में मिक्स ही नहीं होना चाह रहे थे, और फिलिक मींस इंटरेक्शन हो रहा है। समझ गए क्या? यस सर। Yes, चलो sir. देखते हैं जरा। On this basis, colloid salts are divided into two categories, namely lyophilic and lyophobic. If water is the dispersion medium, यदि आप water को dispersion medium ले रहे हैं, then आप क्या बोलने लगेंगे उत्तर पर? लायोफिलिक लायोफोबिक की जगह आप बोलने लग जाएंगे हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक। कोई दिक्कत है इसमें? नो No, sir. सर। चलो अब देखते हैं बेटा लायोफिलिक कोलाइड्स। तो द वर्ड लायोफिलिक मींस लिक्विड लविंग। इसका मतलब है कि आपने कोई सब्सटेंस डाला लिक्विड के साथ और लिक्विड के साथ उसके इंटरेक्शन सेट हो गए। क्लियर है? यस Yes, सर। sir. ठीक है। Substances like gum, gelatin, starch, rubber, etc., which when mixed with a suitable liquid as the dispersion medium, बेटा dispersive लिखा हुआ, dispersion medium directly form the colloidal salts are called lyophilic, and the salts thus obtained are called lyophilic salts. तो आपने जैसे आपके पास गम है या फिर जिलेटिन है, आपने किसी लिक्विड में डाला और ये क्या करता है, लिक्विड के साथ फॉरन इंटरेक्शन सेट कर लेते हैं।
और इंटरेक्शन सेट होगा देन आपका मतलब क्या है, कौन सा कोलाइड बन गया आपका लायोफिलिक। Lyophilic. क्लियर है। और Yes, sir. इंटरेक्शन सेट नहीं कर रहा, उसको हम जबरदस्ती कैसे भी करके इंटरेक्शन सेट करवा रहे हैं, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर से करवा रहे हैं। आप कैसे कैसे करवा सकते हैं, चैप्टर आगे सीखेंगे। जैसे वही एग्जांपल बताऊंगा ऑयल और वाटर वाला। आप ऑयल को डालो वाटर में, ऑयल वाटर में मिक्स होगा क्या? नो सर। No, sir. अभी आपका कोलाइड है क्या ऑयल वाटर का मिक्सचर? बेटा कोलाइड तब तक नहीं होगा जब तक ऑयल वाटर में डिस्पर्ज नहीं होगा। अभी तो ऑयल वाटर अलग अलग है, तो हमें कुछ ना कुछ ऐसे कुछ प्रोसेस करने पड़ेंगे जिससे ऑयल छोटे छोटे ड्रॉप के फॉर्म में वाटर में डिस्पर्स हो जाए, तब वो कोलाइड बनेगा। यदि आपने सिंपल वाटर में ऑयल डाल दिया वो कोलाइड नहीं। अभी यदि आपने ऑयल को वाटर में डाला तो वो कोलाइड नहीं है। आप कुछ ऐसे चेंजेस करो जिससे ऑयल वाटर में मिक्स हो जाए। तो मिक्स करने के लिए हम क्या डालते हैं, इसमें सोप डालते हैं। जैसे सोप डालते हैं तो सोप क्या करता है, इसको मिक्स करा देते हैं। कैसे मिक्स करा देता है वो हम बाद में समझेंगे, बस इतना जानना है कि कुछ एक्सटर्नल फैक्टर डालने पड़ेंगे आपको, तभी उनमें इंटरेक्शन सेट होगा। क्लियर है क्या? Yes, sir. ठीक, आगे बढ़ते हैं जरा। तो उसके बाद लायोफिलिक का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और दे रखा है। As they form the colloidal salt directly, they are also called intrinsic colloid। मतलब एक्चुअल कोलाइड यही है। जो लायोफोबिक है आपके एक्चुअल कोलाइड नहीं है, आप उनमें एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल फैक्टर डाल के या कुछ ऐसे सब्सटेंस डाल के उसको आप कोलाइड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। जैसे आपने ऑयल को वाटर में डालते हैं, एक्चुअल कोलाइड नहीं है, आप कुछ एक्सटर्नल फैक्टर से इसमें चेंजेस ला रहे हैं तब वो कोलाइड बनता है। मतलब एक एक्चुअल में ट्रू कोलाइड नहीं है आपकी, फॉल्स कोलाइड है। जो लायोफिलिक है बेटा वो आपके एक्चुअल कोलाइड्स है। An important characteristic of these sols is that if the dispersed phase is separated from the dispersal medium, say by evaporation, the sol can be made again by simply remixing the dispersion medium and shaking। इसका मतलब क्या जरा समझो। जैसे आपने गम को डाला था किसी लिक्विड में, एक कोलाइड बना लेगा। अब इसको आप हीट करो तो यहाँ से लिक्विड क्या हो जाएगा, एवापोरेट हो जाएगा क्या? Yes, sir. तो अब केवल आपके पास इसमें क्या बचेगा, गम बचेगा क्या? Yes, sir. अब आपस वापस से इसमें लिक्विड डाल दो। देखो लिक्विड और गम के में इंटरेक्शन सेट हो सकते हैं क्या फिर से? जैसे आप शुगर को वाटर में डाल दो, आप वाटर एवापोरेट मार दो, वापस से वाटर डालोगे तो फिर तो शुगर सॉल्यूशन नहीं बनेगा क्या? बन जाएगा। बन बिल्कुल जाए। बन जाएगा। उसमें 50 बार इंटरेक्शन कराओगे 50 बार हो जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है? जब इंटरेक्शन उसमें पॉसिबल है देन हमेशा हो जाएगा। तो जब गम और लिक्विड में इंटरेक्शन सेट हो सकते हैं तो आप लिक्विड एवापोरेट करो, गम हटाओ, कुछ बेटा फिर डालो, फिर से इंटरेक्शन बना लेगा वो। तो आपने एवापोरेट कर दिया लिक्विड, उसका वापस से आपने लिक्विड डाला, तो वापस से लिक्विड क्या करेगा, गम के साथ इंटरेक्शन बना लेगा, और इंटरेक्शन वापस से हो गए, फिर वापस से कोलाइड बन गया क्या? Yes, sir. यस सर। इसका मतलब इस बार इसमें कितनी बार लिक्विड हटाओ, कितनी बार लिक्विड डालो, आप हमेशा कोलाइड बनता जाए। तो ये मतलब क्या रिवर्सिबल हो गया क्या आपका? Yes, sir. लिक्विड डाल लो बनना, लिक्विड हटा दे हाँ, रहे हो नहीं तो हट जा रहा है। तो यही बेटा लिखा हुआ है। An important characteristics of these sols is that if the dispersed phase is separated from the dispersion medium, say by evaporation, the sol can be made again by simply remixing with the dispersion medium and shaking। मतलब उसको मिक्स करें, थोड़ा सा शेक कर देंगे, आपको मिल बन जाएगा। That is why these sols are also called reversible sols। Further, these sols are quite stable and cannot be easily precipitated। ये बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, इनको आप बहुत इजीली प्रेसिपिटेट नहीं करा सकते। क्लियर? Yes, sir. ठीक है, तो एक काम करो, थोड़ा सा इसको एक बार जल्दी जल्दी देख लो, क्योंकि आगे का जो लायोफोबिक को हम खत्म कर नहीं पाएंगे। तो इसमें यदि कहीं पर भी दिक्कत हो तो आप डाउट क्लियर कर लो। कोई दिक्कत है किसी को बेटा? So Lyophilic